हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंडेक्स क्वेश्चन कर रहे हैं। इंडेक्स क्वेश्चन जो हमारा नंबर है वो है 5। ठीक है, इससे पहले हम लोग 6-7 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द सेल। हमें ई सेल निकालना है इन रिएक्शन गिवन है Ni प्लस Ni सॉलिड है, Ag के साथ रिएक्ट करती है तो Ni2 प्लस और सॉलिड ये बन जाता है। ठीक है, तो इसके पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059। ठीक है, 0.0591 बाय एन। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आदान प्रदान हुआ है वो, इनटू लॉग क्या होगा? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट जो भी है हमारे पास उनका हम लिख लेंगे, आयंस जो है उनका कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना है? 0.160 डिवाइडेड बाय 0.002। ठीक है, ये है और इसका कोफिशिएंट 2 है तो ये इसका हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ई नॉट सेल निकालना है। ई सेल निकालना है। ई नॉट सेल हमें गिवन है, कितना है? 1.5 वोल्ट माइनस 0.0591। अब n की बात करें तो n यहां पे से 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल गए तो ये Ag बन गया और इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों दिख रहा है। ये 0 पे था, +2 पे हो गया तो दैट इज ऑक्सीडेशन। ये 0 पे था, ये प्लस पे था और 0 पे पहुंच गया तो ये रिडक्शन। तो हमारा ऑक्सीडेशन ये हो रहा है और रिडक्शन ये हो रहा है। ठीक है, ई नॉट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? राइट माइनस लेफ्ट करते हैं। ठीक है, उनकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू रख के राइट माइनस लेफ्ट करते हैं तो हमें ई नॉट मिल जाता है। अब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है? तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, यहाँ पे भी, तो एन की वैल्यू 2 आ जाएगी। लॉग लिख लेंगे 0.160 और ये कितना आ जाएगा? 0.0004 ये आ जाएगा। 3 है, 2 0 1 3 तो स्क्वायर करने पे 1 2 3 3 ये बनेगा। ठीक है, 6 बनेगा, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, 4 बनेगा, 4 स्क्वायर है ना, 4 हो जाएगा। हाँ, ये हो गया। अगर हम इसका 0 हटाएं, ये हटाएं, ये भी हटाएं तो क्या होगा? 4 से डिवाइड हो जाएगा ना। 1 2 3 4 5 10 टू द पावर 6 और ऊपर कितने? 10 टू द पावर 1 2 3 3 लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना बन गया? 16 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन 4 इंटू 10 टू द पावर 6। तो ये से ये 4 बचा और ये से ये कट गया तो 4 इंटू 10 टू द पावर -3 बचा। ये इसकी वैल्यू क्या आ गई? 4 इंटू 10 टू द पावर -3। ये लॉग के अंदर वाले की वैल्यू आ गई -3। 0 हमने वो भी लिया था, 1 2 3 6 10 टू द पावर -4 आएगा। ठीक है, 10 टू द पावर -4 आएगा। 1 2 3 4 5 6 4 इंटू 10 टू द पावर -4 आएगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी +4 आएगा, +4 आएगा, +4 ये। ठीक है, +4 आएगा। हाँ, यहाँ से जो निकलेंगे ना
वो 0 तो ऊपर जाएंगे ना, वो वाले नीचे आएंगे। इस तरह से हो गया 1 2 3 4 5 6 10⁶, और यहाँ का 2 ही हटाया, इस 0 की वैल्यू नहीं, 10⁻²। ठीक है, तो ये ऐसे ही कटा, तो ये 4 आ गया, ये वाला नहीं, और ये 4 टाइम्स आ गया, 4 × 10⁻⁴ आ गया। अब इसका आंसर कैलकुलेट करने के बाद जो हमारा आएगा वो कितना आ जाएगा। अगर हम लॉग की बात करें तो ये पहले क्या बनेगा, इसको और कर लेते हैं, log 4 प्लस log 10⁻⁴। तो log 4 का क्या होगा, 2 का स्क्वायर 2 log 2 प्लस 4 log 10। ठीक है, तो log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो ये 4 हो गया। 2 log 2 में log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.693। ठीक है, उससे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.6021। ठीक है, log 2 की वैल्यू, एक मिनट, 0.693 नहीं, लॉग वगैरह की वैल्यू भूल जाते हैं हम लोग, 0.301 होगी। ठीक है, 0.3 वो ln की वैल्यू होगी, तो कभी कभी वैल्यूज में तो 0.301 है, तो उसका 2 से मल्टीप्लाई 602। तो ये सब हम यहाँ रख लेंगे, कितना 1.5 0.0591 अपॉन 2, और ये क्या हो जाएगा 4.6021। इसकी जो पूरी वैल्यू आएगी क्या आएगी, इसको 295 0.0295 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 0.914 वोल्ट। ठीक है, ये रहा हमारा आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इसको नोट कर लीजिए, लॉग वगैरह ध्यान रखिए, log 2 log 3 की वैल्यू, ln2 ln3 की वैल्यू, ln4 ln5 की वैल्यू, ये सब ध्यान रखनी है। टू की याद रखो, 4 तो मल्टीप्लाई करके भी आ जाएगा। ठीक है, 3 की याद रखो, 9 तो मल्टीप्लाई करके भी आ जाएगा। इस तरह से कुछ वैल्यूज ध्यान रखनी है, बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यूज नहीं आएंगी। तो होप सो नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल रिएक्शन, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा शॉर्ट में लिख लिया। द सेल रिएक्शन है जिसमें Fe3 प्लस Fe2 प्लस बन रहा है, 2I माइनस I2 बन रहा है। मतलब यहाँ पे कितना है, 6 है, और यहाँ पे 2, और इधर होगा 4। ठीक है, हाँ, ये हमको रिडक्शन देखने को मिल रहा है, और ये हमको ऑक्सीडेशन देखने को मिल रहा है। अब कोई कहेगा माइनस से 0 हो गया है ये, और ये +3 था, +2 हो गया। अगर एक Fe की बात करें तो Fe 3+ था, 3+ से 2+ हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। ई सेल गिवन है एट 298 केल्विन, कैलकुलेट स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी हमको, या गिब्स एनर्जी हमको फाइंड आउट करनी है, साथ में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो दोनों ही फॉर्मूले से आएंगे, और दोनों का फॉर्मूला हम लिख लेते हैं और कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -NF ई, यहाँ पे क्या है, जी नॉट है तो ई नॉट सेल ही लिखेंगे। ठीक है, अगर जी होता तो हम ई सेल लिखते, तब हमें ई सेल भी कैलकुलेट करना पड़ता। अब यहाँ पे जो है के इक्विलिब्रियम जानने के लिए हम क्या करेंगे, इसका जो दूसरा वाला फॉर्मूला हम लोग अक्सर लिखते हैं, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, RT ln
RT-ln-Kc होगा, तो RT-ln-Kc के लिए 2.303 RT log Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये रहे हमारे 2 क्वेश्चन। अब दोनों में हमको क्या क्या गिवन है ये हम देख लेते हैं। हमको जब हम जी नॉट की वैल्यू की बात करेंगे तो यहाँ से जी नॉट निकाल लेंगे, उसमें रख लेंगे इज इक्वल टू एन। कितने एन का आदान प्रदान हो रहा है, तो यहाँ पे जो एन है वो 2 ही है। देखो यहाँ 6 है, ये कितना है 2 है, उधर 4 है। ठीक है, तो ये 6 को कैंसल आउट करके 4 बन गया। हाँ, अगर हम एन की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हमें दिख रहा है। ठीक है, यहां से वहां 6 से 4 हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हमें दिख रहा है। दोनों इक्वेशन अगर हम अलग अलग लिखें तो ठीक है, तो ये चीजें थोड़ी सी और क्लियर होंगी। ठीक है, Fe3+ आयन गेन 2 इलेक्ट्रॉन, Fe3+ ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे, Fe2+ बन गया। ठीक है, ये 2 थे, ये भी 2 थे, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Fe2+ बन गया। और 2 I- थे, तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, लूज कर दिया, और वहां पे I0 बचा। ठीक है, तो ओवरऑल जो देख रहे हैं हम, यहाँ पे भी 2 का है, यहाँ पे भी 2 का अंतर है, तो माइनस, इसको क्या हो गया, -2। एफ की वैल्यू एग्जैक्ट लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 96487, या फिर डायरेक्टली लिख लेते हैं 96500। ठीक है, तो उस पर ध्यान रखना है। तो और ई नॉट सेल गिवन है, दैट इज 0.236 वोल्ट। इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 12 6 7 2 7 5 0.572, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 96487। तो हमारी जो कैलकुलेटर है उससे हम कैलकुलेट करते हैं, तो जो हमारी वैल्यू आएगी, इसका कुलॉम पर मोल होता है। ठीक है, कुलॉम पर मोल, और ये वोल्ट में। तो ये हो जाएगा -45541.86 जूल पर मोल, जूल पर मोल हो जाएगा। और किलो जूल बना लेंगे, 1 2 3, -45.541 किलो जूल पर मोल लिख सकते हैं, किलो जूल पर मोल। ये आ गई हमारी डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी, या गिब्स स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी की वैल्यू। अब हम केसी की बात करेंगे, तो केसी की बात करने के लिए इसको हमें अकेला करना पड़ेगा। लॉग केसी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट डिवाइडेड बाय -2.303 R 8.314 इंटू टी की वैल्यू 298 केल्विन, जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, के की वैल्यू जूल पर केल्विन पर मोल। तो ये यहाँ पे तो माइनस साइन है ही, तो माइनस, साथ में माइनस यहाँ पे भी आया है, 45.541 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू 8.314298 केल्विन। कैलकुलेटर ऐसे बड़े क्वेश्चन जिसमें आते हैं सब में गिवन होता है। तो ये सब किसके बराबर होगा, ये सब होगा 7.89 के बराबर। ठीक है, एक बार और चेक कर लेते हैं, 7.98 का 98 के बराबर।
ठीक है, ये log Kc की वैल्यू है। अगर log हटाएंगे तो Kc इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 7.98 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, Kc की वैल्यू 7.98 हो जाएगी। ठीक है, और इसको भी अगर और सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास कैलकुलेटर होगा, सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी वो ऑलमोस्ट 10 इंटू 10 टू द पावर 7 या 9 इंटू 9 पॉइंट समथिंग आएगी इंटू 10 टू द पावर 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे वैल्यू जो आएगी हमारी केसी की 1 इंटू 10 टू द पावर 8 आ जाएगी। केसी की जो अगर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इसको और, तो 1 की पावर 10.8 आ जाएगी, या फिर 9 पॉइंट समथिंग आएगी, 10 टू द पावर 7 आएगी। ठीक है, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो होप सो ये भी समझ में आया होगा। बस फॉर्मूलाज हैं, उसमें वैल्यू रखनी है, और इतने बड़े क्वेश्चन करने के लिए आपको एग्जाम में कैलकुलेटर मिलेगा। अगर वहां नहीं मिलता है तो आपको इतनी बड़ी वैल्यूज नहीं दी जाएंगी, आपको या तो एफ में दे दिया जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे एफ की वैल्यू नहीं रखनी होगी, बहुत इजी वैल्यू होंगी अगर जहाँ पे हाँ हमको वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, कभी कभी कैलकुलेशन दे देते हैं तो उसके लिए भी आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए प्रॉपरली। ठीक है, तो या फिर ऐसी वैल्यूज दी होंगी तो सीधे से कट जाएंगी, सीधे सीधे हमारा आंसर आ रहा होगा। इस तरह से भी एग्जाम सेट किया जाता है, और इस समय तो एआई से बन रहा है तो कुछ भी पॉसिबल है, तो हर पॉसिबिलिटी को आप करते चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज की। व्हीट स्टोन ब्रिज में हम लोग बेसिकली किसी भी अननोन रेजिस्टर का रेजिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, अननोन रेजिस्टर का रेजिस्टेंस निकालते हैं, एक तरह से रेजिस्टिविटी निकालते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रिकल एक सर्किट बनाया जाता है। इस तरह से एक सर्किट देखा होगा आपने, उस सर्किट में क्या होते हैं, दो नोन और एक एडजस्टेबल वायर होता है, या कह सकते हैं मटेरियल का होता है, और एक अननोन होता है। ठीक है, तो एक ब्रिज तरह का बनाया जाता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाया जाता है, जिसमें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो होता है वो बेसिकली हमको, जो अननोन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है किसी भी मेटल का या वायर का, हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें जो देखने को मिलेगा वो क्या है कि एक सर्किट हम लोग बनाएंगे, उस सर्किट को हम यहाँ पे ऐसे वोल्टमीटर से जोड़ देंगे, और इसको हम एक बैटरी से जोड़ देंगे। ठीक है, इस तरह से जोड़ने के बाद हम इनका नाम दे देंगे। ठीक है, और पूरे सर्किट में जो है ना करंट ऐसे यहाँ पे, यहाँ से यहाँ करंट जा रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से ऐसे करंट मूव कर रहा है। तो ये क्या है, इट इज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, व्हीट स्टोन ब्रिज एक तरह का इलेक्ट्रिकल सर्किट है। ठीक है, टू मेजर, जिसको मेजर किया जाता है, यूज टू मेजर, किसको मेजर करने के लिए, अननोन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ एनी सब्सटेंस या वायर या मेटल का, यूज टू मेजर द अननोन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये जो अननोन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है जिसको हमने आर नाम दिया था। ठीक है, किसी भी मेटल के, और इसमें क्या करता है,
बैलेंस होते हैं टू लेग्स ऑफ द ब्रिज, ठीक है, जैसे R1, R2, R3, R4 ऐसे नाम दे रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम ऐसे नाम देंगे R1, R2, R3, R4, तो जब हम यहाँ पे बोलेंगे कि दो नोन होंगे, एक एडजस्टेबल या फिर कह सकते हैं एक चेंज कर सकते हैं हम उसको, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस हम उसको चेंज कर सकते हैं, या फिर नोन होता है, बेसिकली तीन नोन होते हैं, एक अननोन होता है, और गैल्वेनोमीटर और वोल्ट मीटर ये सब लगा के हम एक सर्किट तैयार करते हैं, बैलेंस सर्किट तैयार करते हैं, और इस सर्किट में R1 बाय R2 इज इक्वल टू R3 बाय R4 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर का हमें रेजिस्टेंस निकालना है, तो हम जैसे हम मान लो R4 का निकालना है, R4 को, तो हमने इसको नाम RX रख दिया और इसका हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। R1, R2, R3 हमें पता है, R4 हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। और अगर कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट पूछा जाए कि व्हीटस्टोन ब्रिज के अलावा क्या इस्तेमाल कर सकते हैं हम, तो डिजिटल मल्टीमीटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। वो डिजिटल मल्टीमीटर भी आने लगे हैं। तो ये एक बैलेंस सर्किट है जिससे हम अननोन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ एनी मेटल फाइंड आउट करते हैं। तो हमें ये बस समझना था और इसमें आगे और कुछ नहीं है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थ्रू मेटल्स, या फिर मेटेलिक कंडक्टेंस जो होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस जो होते हैं उनको, जिसमें मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है, उसमें जो फैक्टर्स हैं वो किस जो कंडक्टेंस के कंडक्टेंस जो है हमारा, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो होप सो व्हीटस्टोन ब्रिज का ये समझ में आ गया होगा। व्हीटस्टोन ब्रिज में अगर और कुछ लिखना चाहें तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि ये बैलेंस्ड होता है, ठीक है। बाय बैलेंसिंग द सर्किट, सर्किट को हम बैलेंस करके क्या बना लेते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज बनाते हैं। उससे हम कोई भी एक अननोन हमारा रेजिस्टर होगा, उसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे। तो होप सो इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो हम लोगों ने इनिशियल जो क्लासेस थी उसमें कंडक्टेंस की बात करी थी। आज जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की बात करेंगे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या है, किसी भी मेटल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है, जिसकी वजह से जो मेटल है उसमें मेटेलिक या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस बढ़ रहा होता है, ठीक है, बढ़ रहा होता है या घट रहा होता है, जो भी है। मेटेलिक जो भी कंपाउंड्स होते हैं, मेटल जो होता है उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। उसकी वजह से वहां पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस प्रोड्यूस हो रही होती है उन इलेक्ट्रॉन की वजह से, या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है डिपेंड किस पे करती है, डिपेंड्स ऑन, ये हमें पढ़ना है, ठीक है। अगर अभी आपने पहले की क्लासेस नहीं पढ़ी है तो फिर थोड़ा सा हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बता देते हैं, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की बात आएगी या कंडक्टेंस की बात आएगी तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से। जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, आर इज रेजिस्टेंस, मतलब हमारा वायर या हमारा मेटल कितने अच्छे से इलेक्ट्रॉन उसमें मूव हो रहे हैं या करंट पास हो रहा है, ठीक है। जितना अच्छे से करंट पास हो रहा होगा उतना जी उसका अच्छा होगा, और जितने उसमें रुकावट होगी, जितनी ज्यादा रुकावटें हमें देखने को मिलेंगी उस मेटल के अंदर या रेजिस्टेंस उसका जितना ज्यादा होगा उतना ही कम कंडक्टेंस उसमें होगा, ठीक है। अगर कोई भी वायर है, ठीक है, उसको हमने कनेक्ट किया तो उसके इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं,
ठीक है, यूनिफॉर्मली मूव कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से हमारा करंट फ्लो हो रहा है, और जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। ठीक है, अगर इसकी जगह यहाँ पे कुछ डिफिकल्टीज हो, इलेक्ट्रॉन्स हमारे रेंडम मूव कर रहे हों, या उतना उसको अच्छे से जो है करंट पास नहीं हो रहा है, या फिर जिस कंडीशन में है वहां पे उसमें अवरोध हो रहा है। ठीक है, अब ये मान लो हमारा आयरन है, आयरन से बहुत अच्छे से पास हो रहा है करंट। ठीक है, और ये देख लेते हैं वुड है, तो वुड में बहुत अच्छे से करंट हमारा फ्लो नहीं करेगा, या फिर कह सकते हैं बिल्कुल ही नहीं फ्लो होगा। ठीक है, तो ये जो है वो एक तरह से यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत हाई है, रेजिस्टेंस बहुत हाई है तो कंडक्टेंस कम है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत लो है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन हमारे अच्छे से मूव कर पा रहे हैं। कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी होता है। ठीक है, तो ऐसा ये जो रिपल्शन है फ्लो, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने में, या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो हो रहा है उसके फ्लो होने में कोई रुकावटें कम आ रही हैं, तो वो हाँ हमारा रेजिस्टेंस कम होगा, कंडक्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या करता है, मेजर करता है हाउ इजिली एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। ठीक है, और आर क्या होता है, हाउ इलेक्ट्रिक करंट विल स्टॉप थ्रू अ मटेरियल। ठीक है, या फिर अपोज, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अपोज करेंगे तो यहाँ पे आर होगा, और इजिली अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा थ्रू द मटेरियल या थ्रू द मेटल, वो हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। ठीक है, इसको 1/v भी लिखते हैं, 1/v ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1/v नहीं, I/v लिखेंगे, I/v। ठीक, इसको ऐसे। ठीक है, तो अब हो सकता है समझ में आया हो कि जो भी इलेक्ट्रिकल करंट को फ्लो होने में हेल्प हो रही है, या उसको इजीनेस हो रही है, या इजीली वो फ्लो हो जा रहा है थ्रू द मटेरियल जो हमारा करंट है, तो वहां इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस अच्छा होगा, वहां जी की वैल्यू ठीक ठाक होगी। ठीक है, वहां आर कम होगा। तो अगर हम बात करें ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमारे मेटेलिक कंडक्टेंस को, या कह सकते हैं इसका और नाम दे सकते हैं मेटेलिक कंडक्टेंस या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, ये जो दो चीजें हैं ना, ये सेम ही चीज है। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करती है, पहला हमारा नेचर ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर है, या इंसुलेटर है, ऐसे नेचर एंड नेचर ऑफ क्या था, सब्सटेंस, सब्सटेंस या मटेरियल या मेटल, नेचर ऑफ मेटल पे किस तरह का मेटल है हमारा। सेकंड, स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, स्ट्रक्चर ऑफ मेटल। ठीक है, अब हम स्ट्रक्चर ऑफ मेटल क्यों बोल रहे हैं, अगर आपने पहले की क्लासेस देखी होंगी तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, नहीं देखी है तो अभी हम इसको भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम, एक एटम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं इस पे भी डिपेंड करेगी, और चार, शायद बुक में 3 है, मैंने शायद एक ही के 2 बना दिए हैं, तो दोनों को अलग अलग समझेंगे। एंड टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर। अब जब हम नेचर ऑफ मेटल की बात करेंगे, नेचर ऑफ मेटल में अगर हम आयरन लेते हैं, निकल लेते हैं, कॉपर लेते हैं, कोबाल्ट लेते हैं, एल्यूमिनियम लेते हैं, साथ में अगर हम वुड ले लेते हैं, और क्या है, और ऐसी चीजें जिसमें प्लास्टिक ले लेते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ मेटल की अगर बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ मेटल में एक
ऐसा हमारा मेटल है और एक हमारा मेटल ऐसा है, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर एटम, एक जगह एक इलेक्ट्रॉन है और एक जगह 2 इलेक्ट्रॉन है, एक जगह 8 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे। टेम्परेचर की बात करेंगे तो ये भी हम समझेंगे। तो जब इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की बात हो रही है तो बेसिकली मटेरियल की बात हो रही है, ठीक है। जो हमारा मटेरियल है या मेटल है या जो भी हम लोगों ने मेटेलिक कंडक्टेंस मेटेलिक सब्सटेंस लिया है, उसमें जो चालकता है, मतलब चालकता क्या बोलते हैं इसको हिंदी में पता नहीं, लेकिन इसमें जो फ्लो ऑफ इजी टू फ्लो द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने में जो इजीनेस है या इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली फ्लो कर पा रहा है, इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो करेगा किसी भी सब्सटेंस में, और उसमें उतनी ही अच्छी से, जितने अच्छे से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है उतने ही अच्छे से करंट भी फ्लो हो रहा है, तो उसको हमने नाम दिया इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r की। r क्या होता है, r इज इक्वल टू रो L/A होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला ध्यान रखना। जब हम नेचर ऑफ मेटल की बात करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना वो किस तरह का है, मेटल है या नॉन मेटल है या ऐसा जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जैसे जिंक है, कॉपर है, ये सब, एल्यूमिनियम है, ये सब बहुत अच्छे माने जाते हैं करंट के फ्लो होने में, ठीक है। अगर हम बात करें वुड और प्लास्टिक की, तो वुड और प्लास्टिक में या बेकेलाइट में करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक है। करंट फ्लो नहीं होता है तो दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो कंडक्टर गुड है या बैड है, या फिर कह सकते हैं इंसुलेटर है, उस तरह से बात करेंगे, ठीक है। तो वहां करंट का फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पे डिपेंड करेंगी हमारी सारी बातें। और यहाँ पे सेमीकंडक्टर भी ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सेमीकंडक्टर को जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, आर्सेनिक, तो ये जो सेमीकंडक्टर हैं इनको भी ले सकते हैं, या फिर मेटलॉइड जिनको बोलते हैं वो भी ले सकते हैं। उनमें थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाने पे हमें करंट फ्लो होता हुआ दिखेगा, लेकिन अगर हम उनको हीट नहीं दे रहे हैं, उनको टेम्परेचर उनका नहीं बढ़ा रहे हैं, तो वहां करंट का फ्लो हमें नहीं दिखेगा, ठीक है। सेकेंड आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मेटल की। स्ट्रक्चर ऑफ मेटल पे ये वाला फॉर्मूला हम देख रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, G इज इक्वल टू 1/रो A/L, ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, हम्म ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर करंट का फ्लो ऐसे हो रहा है तो हम लेंथ ये वाली ले लेंगे ना, और एरिया ये वाला लेंगे, ठीक है। और अगर करंट का फ्लो इस सरफेस से हो रहा है तो लेंथ हम ये लेंगे, तो हमें अंतर दिखेगा, ठीक है। मेटल का स्ट्रक्चर किस तरह का है, किस तरह से करंट फ्लो हो रहा है, वो हमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे करंट यहां से हम फ्लो कर रहे हैं या करंट हम यहां से फ्लो कर रहे हैं, तो ये भी देखना। तो लेंथ एरिया जो गिवन हो उसके हिसाब से, अब इसका एरिया गिवन है, लेंथ ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये लेंथ और ब्रेथ दोनों गिवन है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि करंट हम किस सरफेस से फ्लो करवा रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे वो भी फर्क पड़ता भी है। एक लाइन दे दी, ठीक है, और अगर इसका क्वेश्चन आ जाता है तो फिर मैक्सिमम लोगों का गलत होता है। अब हम बात करें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम। जैसे हाइड्रोजन है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। हाइड्रोजन है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। Be या Mg ले लेते हैं, इसके आउटर मोस्ट पे 2 इलेक्ट्रॉन है, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके 2 हैं। और नियॉन ले लेते हैं, इसके आउटर मोस्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 हैं। अब यहाँ पे तो फ्लो अच्छे से होगा, ठीक है। ये कुछ स्टेबल कंडीशन में होगा तो इलेक्ट्रॉन इतने अच्छे से फ्लो नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम आएंगे तो यहाँ पे तो ये नोबल गैस है ना, तो यहाँ पे भी जो अगर हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो वो बहुत अच्छा नहीं हो रहा होगा। तो ये तो बिल्कुल अपने स्टेबल स्टेट पे, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जब बात करेंगे तो जितने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो बहुत अच्छे से
फ्रीली मूव कर रहे होंगे, ठीक है, और जितना वो बंधे हुए होंगे न्यूक्लियस के साथ उतना वो फ्रीली मूव नहीं कर रहे होंगे। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर में क्या है, यहाँ पे कंडक्टर सेमीकंडक्टर की बात आ जाती है। टेम्परेचर अगर हम बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस हमारा घटेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, लेकिन सेमीकंडक्टर के साथ ऐसा नहीं होगा। हम मेटेलिक कंडक्टेंस की अभी बात कर रहे हैं। फिर एक और टर्म हमको देखने को मिलेगा, आयनिक कंडक्टेंस, ठीक है। ये जो भी है ये सॉलिड और मेटल्स के लिए यूज हो रहा है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा चेंज देने को, मेटल का टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस घट जाएगा, ठीक है। इसको रब करते हैं, आयनिक कंडक्टेंस देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलिटिक या आयनिक कंडक्टेंस, ठीक है। ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको हम पानी में घोलेंगे, पानी में घोलने पर जैसे NaCl, ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म में होंगे। पानी पे घोलने पर ऐसे सब्सटेंस जो अपने आयंस के फॉर्म में ब्रेक हो जाए, ठीक है, जो अपने आप को आयंस के फॉर्म में फर्निश कर दे इन द सॉल्यूशन। फर्निश कर दे इन द सॉल्यूशन मतलब अपने आप को उपलब्ध करा दे एज अ आयन। ये तो Na+ और Cl- में नमक हमने डाला वाटर के अंदर तो Na+ और Cl- में मिल गए, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनका बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा या कुछ ऐसा होगा कि एक उछल के बाहर चला जाएगा एक अंदर रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन क्या है, ये दोनों लोग सॉल्यूशन में ही रहेंगे, ठीक है, ये दोनों सॉल्यूशन में ही रहेंगे। जब हम इलेक्ट्रोलाइट्स को डिसॉल्व करेंगे वाटर में तो एक सॉल्यूशन मिलेगा, उस सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इलेक्ट्रोलिटिक बिहेवियर शो करेगा, मतलब अपने आयंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा और यहाँ पे कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पे जी जो है वो इंक्रीज करेगी अगर जो भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो वाटर में डिसॉल्व किया गया है तो, ठीक है। अब सॉल्यूशन फॉर्म में जब सॉल्यूशन फॉर्म में है तो कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो जो कंडक्टेंस होगा इलेक्ट्रिसिटी बाय आयंस, आयंस का जो कंडक्टेंस होगा मतलब फ्लो ऑफ करंट इजिली आयंस की वजह से होगा, तो ऐसे कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो बाय आयन की वजह से हुआ है सॉल्यूशन में उसको इलेक्ट्रोलिटिक या आयनिक कंडक्टेंस बोल देते हैं। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ठीक है, तो इस पे बात करते हैं। इससे पहले वाला वो सॉलिड के बारे में बात कर रहा था और ये वाला किसके बारे में बात करेगा, सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन, ठीक है, ये सॉल्यूशन के लिए। सॉल्यूशन ऐसा जिसमें आयंस प्रेजेंट हो। पहला जो हमारी इलेक्ट्रोलिटिक आयनिक कंडक्ट इलेक्ट्रोलिटिक या आयनिक कंडक्टेंस की डिपेंडेंसी होगी वो किस पे होगी, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडेड, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडेड। जिस तरह का हम अपने वाटर में इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हैं, जैसे हमने NaCl ऐड किया, ठीक है, इसमें एक प्लस है एक माइनस है, ठीक है, KCl ऐड कर सकते हैं, इसमें भी एक प्लस है एक माइनस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ठीक है, इस तरह से हम कुछ भी ऐड करेंगे, ठीक है, और सबके नेचर पे डिपेंड करेगा। फिर साइज ऑफ आयन, सेकेंड जो होगा साइज ऑफ आयन, साइज
ऑफ आयन, आयन का साइज कैसा, बहुत छोटा है बहुत बड़ा है। अगर आयन हमारा छोटे साइज का है तो वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे उसको चारों तरफ से घेर लेंगे, इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा होगा जिसकी वजह से ये बहुत अच्छे से फ्लो नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। और ऐसा अगर साइज ऑफ कैटायन बड़ा है तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो इतना इसको नहीं घेरेंगे और ये इजिली फ्लो कर पाएगा। ठीक है, साइज ऑफ आयंस प्रोड्यूस एंड देयर सॉल्वेशन, सॉल्वेशन मतलब मिक्सिंग ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन इन इट्स सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा कि आयंस जब फ्लो कर रहे हैं तो उनके आयंस का जो साइज कैसा है। ठीक है, आयंस का साइज केवल इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि केवल उन्हीं का साइज देखा जाए, उसके साथ क्या होगा, अगर उसमें इफेक्टिव चार्ज ज्यादा होगा, इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो ओ एच माइनस है या फिर वाटर मॉलिक्यूल्स है उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे, भीड़ बना के रहेंगे, भीड़ बना के रहेंगे तो वो अच्छे से मूव नहीं कर पाएगा आयन हमारा। और अगर साइज में बड़ा होगा तो बहुत ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे उसके साथ, तो वो इजिली फ्लो कर सकता है। ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट थर्ड है हमारा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, हमारा सॉल्वेंट कैसा है। ठीक है, जरूरी नहीं हमेशा हमें वाटर मिले। ठीक है, हमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिल सकता है, हमें अमोनिया मिल सकता है, अमोनिया मिल सकता है, बेंजीन मिल सकता है। तो जरूरी नहीं वो जिस सॉल्यूशन में जिस सॉल्वेंट में हम इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं, ठीक है, वो क्या उस सॉल्यूशन के लायक है या नहीं है। जैसे पोलर सॉल्यूट है, पोलर सॉल्वेंट है तो लाइक डिजोल्व लाइक होता है। ठीक है, अगर हम ऐसा ना करें वाटर को बेंजीन में मिक्स कर दें या बेंजीन को वाटर मिक्स कर दें तो वो हमें नहीं, या फिर हम सॉल्ट को बेंजीन में मिक्स कर दें तो हमें वो जैसा वाटर में रिजल्ट मिलता था वैसा नहीं मिलेगा। और इसकी विस्कोसिटी पे भी, इट्स विस्कोसिटी, विस्कोसिटी यहाँ इसलिए लिया गया है कि यहाँ पे सारी चीजें फ्लो पे डिपेंड कर रही हैं। ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अच्छा होगा तो करंट का फ्लो अच्छा होगा, इसलिए विस्कोसिटी भी लिया गया है। फोर्थ है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब हमारे इलेक्ट्रोलाइट जो हैं वो डाइल्यूटेड है या कंसंट्रेटेड है। मतलब डाइल्यूटेड मतलब दूर दूर है, बहुत सारा पानी डाल दिया है और बहुत कम इलेक्ट्रोलाइट है। और इस वाले सॉल्यूशन में क्या है, पानी ठीक ठाक है लेकिन इलेक्ट्रोलाइट बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे इतना अच्छा फ्लो देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ अच्छा फ्लो देखने को मिलेगा। ठीक है, और लास्ट में वही हमारा टेम्परेचर, लास्ट में टेम्परेचर, टेम्परेचर। अब यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, वहां पे क्या था, सॉलिड में टेम्परेचर को बढ़ा रहे थे तो कंडक्टेंस जो है हमारा घट रहा था, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिकल या आयनिक कंडक्टेंस, आई सी लिखते हैं, आयनिक कंडक्टेंस भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो यहाँ बहुत सारे फैक्टर्स हमको देखने पड़ेंगे अगर बात की जा रही है किसी भी सब्सटेंस के बारे में। ठीक है, जो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, चाहे वो सॉल्यूशन के फॉर्म में हो चाहे वो सॉलिड के फॉर्म में हो। ठीक है, तो होप सो आज की क्लास समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में जो बाकी के इंटेक्स क्वेश्चन है वो भी हम इसके साथ करेंगे। आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही हैं। थैंक यू।